हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। नाम से आप समझ सकते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्राइमरी स्टेज से आप पढ़ते चले आ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। पता है आपको कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाया जाता है ना, ग्रीन प्लांट से पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं या भोजन बनाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक की स्टडी करते हैं। इसको 3 टॉपिक में डिवाइड किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो आज हम लेते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि चूंकि नाम पड़ा है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश ऊर्जा को, लाइट भी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसमें पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। एटीपी के रूप में एनर्जी सनलाइट की स्टोर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा मैंने एटीपी के रूप में संचय करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यह क्रिया केवल पौधों द्वारा ही हो सकती है, हरे पौधों द्वारा। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, इन विच फूड इज सिंथेसाइज्ड, जिसमें पौधों में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, केवल हरे पौधों में, ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों में ही ये क्रिया होती है। मैं इसलिए बार बार ग्रीन प्लांट्स कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं दे आर नॉन ग्रीन, कि वो हरे नहीं हैं। जैसे फंजाई है, पहले भी उसको भी जो है प्लांट्स में रख दिया गया था, बल्कि अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो केवल हरे पौधों में ही ये क्रिया हो रही है, और ये जो क्रिया है इसके द्वारा ही पूरे वर्ल्ड में एक यही क्रिया है जिसमें भोजन का सिंथेसिस मतलब निर्माण होता है। हम लोग कहते हैं हमारे घर में कि खाना बन रहा है, बन नहीं रहा, खाना पक रहा है। सिंथेसिस का काम केवल किसके द्वारा है, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स में होता है। और जो ग्रीन प्लांट्स है इसके लिए मेनली जो है क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। तो कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इन विच द फूड इज सिंथेसाइज्ड इज टेक्स प्लेस इनटू द ग्रीन प्लांट्स। अब इसको रिएक्शन के रूप में लिखते हैं। तो पहले आप देखते हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑर्गेनिजम्स हैं 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक ऑटोट्रॉफ है और दूसरे कौन से हैं यहाँ पर, हेट्रोट्रॉफ है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स होता है फूड। द ऑर्गेनिज्म विच दे मेक देयर ओन फूड, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर सके, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल इसमें आपको पता है द ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द सनलाइट, कैन नॉट मेक द फूड, बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज द क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट। दिस इज द हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मीन्स अदर्स and troph means food. The organism which depends, it depend on others for food.
जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दे आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स हिंदी में हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, परपोषी कह देते हैं। अब इसको क्या कह देते हैं हिंदी में, स्वपोषी कह देते हैं। तो जो परपोषी है दे आर ऑफ, कैसे हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। पैरासाइट और हेटेरोट्रॉफ में थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो हेटेरोट्रॉफ ही। ओके, नीचे की कैटेगरी नहीं आ रही है, मैं यहीं पर डिफाइन करता हूँ इसको इरेज करके। जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ यहाँ पर पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब है कि दे आर द हेटेरोट्रॉफ, परपोषी तो हैं बट दे डिपेंड्स ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवित जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर हैं फॉर फूड। ये क्या है, पैरासाइट है। अगर आप एनिमल में एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, मॉस्किटो है, ऑल्सो द एक्टोपैरासाइट। आप प्लांट्स में देखते हैं तो कस्कुटा है, अमरबेल जिसे कहते हैं, वो भी पैरासाइट है। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी यहाँ पर क्या आ सकती है, सैप्रोफाइट हो सकती है। सैप्रोफाइट का मतलब है या डिपेंड्स ऑन द डेड थिंग्स, मृत चीज़ों पर निर्भर है। हम इसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम मेन पार्ट किस में आएंगे, प्रकाश संश्लेषण में। और तीसरा यहाँ पर सिम्बायोटिक हो सकता है, सहजीवी। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेनली आते हैं ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी। तो जो ऑटोट्रॉफ है हमारे ग्रीन प्लांट्स, तो जो डेफिनेशन बनाई जाए यहाँ पर वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि हर बच्चे को याद हो जाए कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। लेकिन फुल डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, द ग्रीन प्लांट्स make their food with the help of CO2, H2O and in the presence of, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सूर्य प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 और H2O का उपयोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है इसका हम समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर, इज द 6 CO2 plus 12 H2O, this is the sunlight and this is the chlorophyll, then make the C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें कि यहाँ पर जो फूड बनाने का जो प्राइमरी सोर्स है अर्थ पर, वो केवल क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। और जो सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी है, सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी है ना, या फिर लिख सकते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पृथ्वी पर ऊर्जा का अनंतिम स्रोत, मतलब अंतिम नहीं, लॉन्ग लाइफ सोर्स क्या है यहाँ पर, सन। और जो प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर है या फिर जो है जो केवल फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं, दे आर ओनली द ग्रीन प्लांट, इसके अलावा कोई और नहीं। तो हमने स्वपोषी, परपोषी देख लिया, ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन देख ली, सिंपल डेफिनेशन देख ली कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब प्रकाश संश्लेषण संबंधी बहुत छोटे छोटे से कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए हैं कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री डेवलप हुई, कैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में लोगों को क्या हुआ, ज्ञान हुआ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हुए हैं वॉन हेलमोंट, इंपॉर्टेंट contribution in
फोटोसिंथेसिस, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है प्रकाश संश्लेषण का। जो मेन कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का महत्वपूर्ण योगदान, उसमें एक है वॉन हेलमोंट। क्या किया था वॉन हेलमोंट ने? वॉन हेलमोंट ने एक विलो का पेड़ लिया था, छोटा सा गमले में एक पौधा लगाया, इसे नाम दिया विलो ट्री। क्या दे दिया? विलो ट्री। और इसमें उन्होंने क्या किया, पॉट में मिट्टी का वजन पहले कर लिया, और मिट्टी का वजन करने के बाद वो केवल लगातार क्या देते रहे, जल देते रहे, और प्लांट क्या होता गया, इनलार्ज करता गया, बड़ा होता गया। और बाद में जब मिट्टी का वजन तौला गया तो मिट्टी के वजन में कोई खास डिफरेंस नहीं था, केवल यहाँ पर जल देते रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन, कि प्लांट्स ग्रोज विद द हेल्प ऑफ वाटर। इन्होंने कहा कि पौधे जल की सहायता से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये वॉन हेलमोंट का विचार था, विलो ट्री को लिया था। और मिट्टी का वजन प्रयोग के पहले और 4, 6, 8 महीने बाद जब तक ग्रोथ होती रही, उसके बाद भी मिट्टी के वजन में आउंस का डिफरेंस था, बहुत कम डिफरेंस था मिलीग्राम में। इसलिए उन्होंने प्रूव किया कि यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो किसकी सहायता से, जल की सहायता से ग्रो करते हैं। एक जोसेफ प्रीस्टले साइंटिस्ट हुए हैं, नाम है जोसेफ प्रीस्टले। जोसेफ प्रीस्टले साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2 बेलजार ले लिए ऐसा, और उसको उलट कर रख दिया। एक के अंदर इन्होंने क्या रख दिया, एक प्लांट रख दिया, पॉट, ठीक है, पॉटेड प्लांट इन इनवर्टेड बेलजार। बेलजार कांच के बर्तन को कहते हैं, उसको उलट कर रख दिया, ठीक है। और एक बेलजार में इन्होंने ऐसे इन्वर्ट करते हुए क्या रख दिया, रैट रख दिया, ठीक है, रैट। देखा कुछ समय बाद कि दोनों की डेथ हो गई, प्लांट्स भी मुरझा गया और रैट की मृत्यु हुई। लेकिन उन्होंने जो नेक्स्ट प्रयोग किया उसमें उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसी के साथ ही रैट रख दिया, पॉटेड प्लांट, इन्वर्टेड पॉटेड प्लांट एंड रैट। जब दोनों को एक ही पॉट में रख दिया तो देखा कि दोनों जीवित रहे। इससे उन्होंने ये प्रूव किया, ये रैट है, इससे उन्होंने ये प्रूव किया कि समथिंग एल्स द प्लांट्स रिलीजेस, कुछ ना कुछ ऐसा पौधे रिलीज करते हैं दैट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द रैट, जो रैट के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। एंड invert the rat releases some substances which is essential for the growth of the plants। तो यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल का म्यूचुअल रिलेशन सिद्ध किया, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल का म्यूचुअल रिलेशन के कारण ही दोनों क्या कर गए, यहाँ पर बोथ सर्वाइव। इसी प्रयोग से एक चीज और सिद्ध हुई कि यहाँ पर प्लांट क्या करते हैं, दूषित वायु को सिद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, सॉरी। बाद में देखा गया कि रैट से जो CO2 निकल रही थी वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, प्लांट्स, और बदले में प्लांट से जो O2 रिलीज हो रही थी वो रैट एब्जॉर्ब कर रहा था। इसका मतलब है कि दोनों म्यूचुअल इंटरेक्ट कर रहे थे और दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा था। इसका मतलब उन्होंने एक सेंटेंस दिया कि प्लांट्स प्योरीफाई, क्या करते हैं, प्लांट्स प्योरीफाई द एयर, पौधे क्या करते हैं, यहाँ पर वायु को क्या करते हैं, शुद्ध कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है, मैं 1-2 आपको और बता देता हूँ। ये महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है जो वैज्ञानिकों ने दिया था, एक वॉन हेलमोंट ने, जोसेफ प्रीस्टले का, जो रॉबर्ट मेयर थे, उन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया है, रॉबर्ट मेयर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेयर, इन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द
केमिकल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर क्या बनते हैं? कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है वो किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? रॉबर्ट मेयर ने प्रूव किया था। इसी तरह एक साइंटिस्ट हुए हैं बोसिंगार्ड, उन्होंने कहा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोसिंगार्ड in photosynthesis the released CO2 released O2 is equal to absorbed CO2। कि प्रकाश संश्लेषण में जो O2 रिलीज हो रही है वो CO2 जितनी अवशोषित CO2 है उसके क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त हुई ऑक्सीजन अवशोषित CO2 के मात्रा या क्षेत्रफल के आयतन की क्या होती है? बराबर होती है। अब अकॉर्डिंग टू जूलियस बॉर्नसैक, जूलियस बॉर्नसैक ने कहा कि इन फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज फॉर्म्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। उन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण में वास्तव में क्या बनता है? मड का निर्माण होता है। अभी तक इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने फॉर्मेशन सिद्ध नहीं किया था कि स्टार्च बनता है। अब एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर जेसी मैक्सवेल। आपने फिजिक्स में भी मैक्सवेल का तरंगगति सिद्धांत पढ़ा होगा, वही मैक्सवेल हैं अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल। उन्होंने कहा कि इन फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्या है? सनलाइट। उन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट हुए ऑटो वारबर्ग। अकॉर्डिंग टू ऑटो वार्बर, तो क्लोरेला ये क्या है? क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है। एलगी इज बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि अगर आपको प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करना है तो सबसे जो बेस्ट शैवाल है कौन सा है? क्लोरेला। एक कोशिकीय शैवाल है, स्पेसशिप में ले जाया जाता है अंतरिक्ष यान में ताकि लगातार क्या मिलती रहे? ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन के सोर्स के लिए स्पेसशिप में बहुत सारे टैंक में क्या उगा लेते हैं? क्लोरेला उगा लेते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर एफ ब्लैकमैन। एफ ब्लैकमैन, ठीक है ना? क्या दिया इन्होंने? अकॉर्डिंग टू एफ ब्लैकमैन इन्होंने यहाँ पर दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कि किसी भी जैविक क्रिया की दर को निर्धारण करने में एक से अधिक कारक क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और एक कारक अगर अतिरिक्त मात्रा में बढ़ता जाता है तो दूसरा उसको क्या कर देता है? लिमिट कर देता है। तो ब्लैकमैन ने यहाँ पर दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग एंड टू फेजेस इन फोटोसिंथेसिस। इन्होंने ही बताया कि प्रकाश संश्लेषण में दो फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइट फेज, प्रकाशिक क्रिया, और डार्क फेज, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। इन्होंने कहा एफ ब्लैकमैन ने किया।
एक साइंटिस्ट हुए हैं एंगलमैन। एंगलमैन ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर्ड द एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम इन फोटोसिंथेसिस, क्रिया स्पेक्ट्रम खोजा। क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रम? इन्होंने बताया कि द विच लाइट इज मोर नेसेसरी या विच लाइट इज मोर इसेंशियल इन द फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने देखा यहाँ पर कि वास्तव में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो विजिबल लाइट में हो रही है, और विजिबल लाइट में भी ग्रीन को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी क्या कर रहा है, रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रेड और फार रेड में ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो मैक्सिमम होता है। इसे हिंदी में कहते हैं लाल प्रकाश और सुदूर लाल प्रकाश। तो रेड लाइट जो होती है, रेड वेवलेंथ, रेड वेवलेंथ इज मोर essential in फोटोसिंथेसिस। इसी को क्रिया स्पेक्ट्रम कहते हैं कि किस प्रकार के प्रकाश में तेजी से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, वो एक्शन स्पेक्ट्रम। एक इमर्सन एंड अर्नोल्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है उनकी भी। इमर्सन एंड अर्नोल्ड proved that alternate light of red and far red wavelength is effective in फोटोसिंथेसिस। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लाल और सुदूर लाल जो दोनों रंग का जो प्रकाश होता है, तो अल्टरनेट लाइट उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इफेक्टिव होती है, प्रभावी किसमें, एकांतरित रूप से अगर प्रकाश दिया जाए रेड और फार रेड का, तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण का अभी आपने समीकरण देखा, क्या देखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर आ रही है सनलाइट, यहाँ पर है क्लोरोफिल पर्णहरित, ये बन रहा है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इससे भी रिलीज हो सकती है, इससे भी हो सकती है, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट हुए रॉबिन हिल, रॉबिन हिल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट O2 इज रिलीज्ड वाया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इन्होंने रॉबिन हिल ने बताया कि वास्तव में जो O2 रिलीज हो रही है वो जल के विखंडन से प्राप्त हो रही है, ना कि किसी और चीज से प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। एंड जेड शीम, अभी आगे लिखाएंगे जेड शीम क्या होता है। दो तरह के प्रकाश कर्म होते हैं, PS1 और PS2, ठीक है ना। उसी का जो एक्सपेरिमेंट उसको जेड शीम कहते हैं, शीम। अब यहाँ पर एक जो है साइंटिस्ट हुए हैं सैमुअल रूबेन। तो जो रूबेन साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या प्रूव किया, रूबेन साइंटिस्ट ने देखा कि अगर जो हम क्या करें, आइसोटोप ले लें वाटर का। सैमुअल रूबेन यूज्ड आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया, वो 60 होना चाहिए, कौन सा लिया, वो 18 लिया, एंड प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय वाटर।
इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर दिया कि जल के विखंडन से निकल रही है ऑक्सीजन, ना कि किसी और पदार्थ के विखंडन से। फिर एक प्रोसेस आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक साइंटिस्ट हुए डेनियल अर्नन, प्रपोज द टर्म, अभी आगे पढ़ाएंगे डिटेल में इसको, प्रपोज द टर्म फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरिलेशन। अब प्रकाश संश्लेषण में दो चरण होते हैं, C3 और C4 साइकिल, ठीक है। अभी डिटेल में बाद में लेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो जो प्रकाश संश्लेषण में दो चरण है, C3 और C4 साइकिल, तो C3 साइकिल नॉर्मली प्लांट से पाया जाता है और C4 साइकिल से पाया जाता है, मोनोकॉट से पाया जाता है। तो C3 चक्र को किसने खोजा था? केल्विन बेंसन ने। केल्विन बेंसन डिस्कवर्ड C3 साइकिल। और एक साइंटिस्ट हुए हैच एंड स्लैट, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? C4 हैच स्लैट, ठीक है। दीज आर द वेरियस साइंटिस्ट व्हिच आर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिससे बताया गया है कि कैसे यहाँ पर सनलाइट, सॉरी कैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में और ज़्यादा जानकारी साइंटिस्ट को प्राप्त हुई। एक इंडियन हॉस थी, उन्होंने क्या किया? एक तो जोसेफ प्रिस्ले प्रयोग किया ही था, एक साइंटिस्ट हुए इंडियन हॉस, इंडियन हॉस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? एक एक्वाटिक प्लांट लिया, एक्वाटिक प्लांट, एक एक्वाटिक प्लांट को यहां पर उन्होंने किस में रख दिया? सनलाइट। और दूसरा जो एक्वाटिक प्लांट था, ये भी एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट इन डार्क, एक को इन्होंने किस में रखा? अंधेरे में रखा। तो इन्होंने देखा कि जो एक्वाटिक प्लांट सनलाइट में था उसमें O2 बबल्स निकल रहे हैं। क्या निकल रही है यहाँ पर? ऑक्सीजन बबल्स। और जो डार्क में था उसमें ऑक्सीजन बबल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और ऑक्सीजन बबल्स माने ऑक्सीजन उत्पन्न होने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में किसकी आवश्यकता है? यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता है, सनलाइट की, तभी क्या उत्पन्न हो रहे हैं? O2 बबल्स उत्पन्न हुए। ये इंडियन हॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। अब इन्होंने एक चीज़ और देखी कि जो ऑक्सीजन बबल्स हो रहे हैं, तो जिसमें O2 उत्पन्न हो रही है वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा है। तो बैक्टीरिया तेजी से डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को सांस लेने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्राइट लाइट जब पड़ रही है पौधे पर, तो उस वाले पानी में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा है। इससे पता चल रहा है कि इनको रिस्पिरेशन के लिए जरूर ऑक्सीजन मिल रही होगी, तभी जो है क्या हो रहा है? वो तेजी से डेवलप हो रहे हैं। और कहाँ से मिल रही है? वो सनलाइट के द्वारा होने वाली प्रोसेस से, प्रकाश। ठीक है, ये इंडियन हॉस का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर लिखेंगे नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन बबल्स। इंडियन हाउस की स्पेलिंग आई से है, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब एक यहाँ पर साइंटिस्ट हुए एंगलमैन।
एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। MANN इन्होंने क्या किया, एक एल्गी लिया क्लैडोफोरा, ठीक है, और एक प्रिज्म ले लिया। क्या ये प्रिज्म, यहाँ से इसमें सनलाइट आई। आपको पता है कि सनलाइट को जो है प्रिज्म क्या कर देगा, इसमें तोड़ देगा, विबग्योर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसमें होगा, बैगनी में होगा, ठीक है, और सबसे कम किसमें होगा, रेड में होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो स्पेक्ट्रम में तोड़ा, ये स्पेक्ट्रम की लाइट बीकर में जो एल्गी पड़ा हुआ है क्लैडोफोरा, ये क्लैडोफोरा इस पर गई, ठीक है। अब ये जो विबग्योर वाली लाइट यहाँ पर गई, इसमें रेड लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस, सो दे discovery of action spectrum in dispersed light। या इन इसमें एक्शन ऑफ डिस्कवरी एक्शन स्पेक्ट्रम इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम की जो खोज हुई वो इसी प्रयोग से हुई, एंगल एक्सपेरिमेंट। उन्हें प्रिज्म से होकर के प्रकाश को गुजार दिया, वो अलग रंगों में डिफ्रेंशिएट कर गया, और किस लाइट का कितना प्रभाव पड़ा ये उन्होंने देखा, और ये देखा कि रेड लाइट में यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती होगी, इसी कारण से एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई। और यहाँ पर द नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इन रेड वेवलेंथ। इसका मतलब है यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो रेड लाइट में नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव किया। एक वो है वॉन नील साइंटिस्ट, वॉन नील ने भी वही सिद्ध किया, बाद में रॉबिन हिल ने भी सिद्ध किया। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वॉन नील ने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज ए क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया है। ये वॉन नील ने सबसे पहले सिद्ध किया था। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में दो चरण आप समझ लीजिए, कौन कौन से चरण है। एक होता है प्रकाशिक, एक होता है अप्रकाशिक। तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप है। अभी दोनों स्टेप पढ़ने से पहले अभी हम कुछ यहाँ पर पिगमेंट्स की बात करेंगे और कहाँ प्रकाश होता है। तो जो लाइट रिएक्शन है और एक है यहाँ पर डार्क कह सकते हैं, लेकिन डार्क से भी ज़्यादा अच्छा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट, क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं कि अंधेरा हो। अगर लाइट रिएक्शन हो चुकी है तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन शुरू हो जाएगी, लाइट इंडिपेंडेंट। हमको केवल बेसिक चीज ये समझना है कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो केवल प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न हो रही है। अब प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है H2O से क्या उत्पन्न हो रही है, वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है केवल लाइट रिएक्शन। और डार्क में क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ CO2। इसमें क्या है, यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। इसमें CO2 के अपचयन से क्या बन रहा है, टू मेक फूड। तो CO2 से ग्लूकोज का बनना डार्क रिएक्शन में होता है, और H2O से जो O2 उत्पन्न हो रही है किसमें होती है, लाइट रिएक्शन में। तो आपने समीकरण देखा है 6CO2 + 12H2O, तो जो H2O से O2 निकल रही है वो लाइट रिएक्शन में, और जो CO2 का रिडक्शन अपचयन हो रहा है और क्या बन रहा है, फूड या ग्लूकोज बन रहा है, वो डार्क रिएक्शन है। इन दो स्टेप में पूरी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण हो जाती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। बिना दोनों अभिक्रियाओं के हुए या बिना दोनों फेज या चरण के हुए, लाइट रिएक्शन या लाइट फेज कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं होता। अब उनको पता होना चाहिए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट माने कहाँ हो रही है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वास्तव में कहाँ हो रहा है। तो हमको पता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यहाँ पर एक विशेष प्रकार के कोशिकांग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो लवक होते हैं उसकी खोज हैकल ने की थी। 3 प्रकार के लवक थे रंग के आधार पर, कौन सा, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णीय। प्रकाश संश्लेषण केवल हरित लवक में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोर माने होता है ग्रीन और प्लास्ट माने होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। खोज किसने की थी यहाँ पर, डिस्कवरी हैकल ने की थी लवक की, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन किसने किया था, वर्णन शिम्पर ने किया था, ठीक है। एक ने खोज की, एक ने वर्णन किया था। ये जो हरित लवक है ये वास्तव में दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग है, ये डबल लेयर्ड है। अब दोहरी झिल्ली से घिरे गोल या अंडाकार कोशिकांग है, फीतेनुमा भी होते हैं, बहुत तरह की आकृति होती है। यूरोथेक्स में गर्डल शेप्ड होता है, मेखलाकार, ठीक है ना। स्पाइरो वगैरह में फीतेनुमा होता है, और कुछ कोशिकाओं में तारेनुमा होता है, कुछ में गोल होता है, कुछ में अंडाकार। हमें शेप में नहीं जाना है। ये जो हरित लवक है इसके अंदर जो है ढेर सारी दोहरी झिल्ली से बनी एकल रचनाएं होती हैं। इस रचना को कहते हैं थाइलेकाइड, और ये सिक्कों के ढेर की भांति इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉइन्स का ग्रुप बनाते हैं, सिक्के का एक ऊपर एक, उस तरह से सिक्कों के ढेर की भांति ये रचनाएं इकट्ठा होकर के एंड मेक द ग्रेनम, एक रचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं, एंड द ग्रेनम आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेली। ये जो ग्रेनम है एक दूसरे से स्ट्रोमा लेमेली से, लेमेली माने थाइलोकॉइड, पटलिका। अब इसमें यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए है, गोलाकार डीएनए। किसका लक्षण होता है, क्लोरोप्लास्ट का। क्या लाभ होता है, ये जो सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक का लक्षण है, लेकिन जब किसी कोशिकांग में पाया जाता है इसका मतलब दैट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म, अर्ध स्वशासित कोशिकांग, मतलब ये अपना विवरण खुद कर सकते हैं। अब हमें इससे मतलब है थाइलेकॉइड से। थाइलेकॉइड के अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं, दीज आर कॉल्ड द क्लोरोफिल। तो आप देखिए कि हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में करते हैं, हरे पौधे में ना होकर, हरित लवक में ना होकर, हरित लवक के अंदर जो वर्णक है, ठीक है ना, क्लोरोफिल, उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, लाइट ऊर्जा का, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये आपको बताने का मतलब ये था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स आर द डबल लेयर्ड फ्लैट मेम्ब्रेन्स
ठीक है, इन विच द ल्यूमेन इज प्रेजेंट कैविटी एंड इन द कैविटी द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, फिल माने होता है लीफ और क्लोर माने होता है ग्रीन। पौधे को हरा रंग प्रदान करने वाली वर्णक न कि रचनाएं क्या कहलाती हैं? क्लोरोफिल। जिनमें पाया जाता है वो रचना क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही वास्तव में हरा रंग ये दे रहे हैं। तो इस कारण से लवक भी क्या दिखाई देता है? हरा। और उस कारण से पौधे क्या दिखाई देते हैं? हरे। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में लिखा जाता है, फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि पौधे उस कारण से हरे दिखाई देते हैं। इस जैसे हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है दैट मेक द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर दिखाई देता है। लेकिन हम कहते हैं आरबीसी रेड कलर की, आरबीसी नहीं होती, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसके कारण से आरबीसी आपको रेड दिखाई दे रही है ना कि होती है। उसी तरह से यहाँ पर क्लोरोफिल है। तो आप पढ़ रहे मॉलिक्यूल को बताने के बाद हम आपको बताते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं। सर क्लोरोफिल जो था वो क्वांटासोम में पाया जाता है, अभी वो बता रहे हैं, उसकी यूनिट है 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के मिलके एक क्वांटासोम बनाते हैं। और क्वांटासोम को यहाँ पर कहते हैं हम यहाँ पर फोटोसिंथेटिक यूनिट, ठीक है। और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 8 क्वांटासोम की आवश्यकता होता है। अभी आगे आते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल एल्गी में सब पाए जाते हैं, शैवाल में। लेकिन मुख्य रूप से पौधों में दो होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी मेनली। अब जो क्लोरोफिल ए है दैट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर, ब्लूइश ग्रीन इन कलर, ठीक है ना। अब नीले हरे रंग का होता है, और ये कैसा होता है यहाँ पर क्लोरोफिल बी, एक को लिख दीजिए ब्लूइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी है येलो ग्रीन। मेनली दो होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इन ट्रांसमिटेड लाइट, किस लाइट में दिखाई दे रहा है ऐसा? ट्रांसमिटेड लाइट। और ये येलो ग्रीन दिखाई दे रहा है इन कलर, इन ट्रांसमिटेड लाइट। पार करके जो प्रकाश निकल जा रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है इससे, तब ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट में कैसा दिखाई देता है? बट रेड इन रिफ्लेक्टेड लाइट। जिस समय लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस समय इसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्टेड लाइट में दिखाई दे रहा है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ब्राउन रेड, ब्राउन रेड इन रिफ्लेक्टेड। तो मेनली हम किसकी बात करते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट की, जो प्रकाश पार करके निकल जा रहा है, उसमें ब्लू ग्रीन है, ये येलो ग्रीन है। अब ये रेड कलर का है, ये ब्राउन रेड कलर का है। हमको मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल है, इसका अगर हम यहाँ पर अणुसूत्र देखें तो ये होता है C55 H72 O5 N4 Mg, और इसका होता है C55 H70 O6 N4 Mg। ये क्लोरोफिल बी का है, ये क्लोरोफिल ए का है, लिख दीजिए।
अब क्लोरोफिल ए और बी का हमने सूत्र लिख दिया। क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? मेथिल ग्रुप। और क्लोरोफिल बी में कौन सा पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो बीच में सेंटर में क्या है? मैग्नीशियम। जबकि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें सेंटर में क्या होता है? आयरन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये बीच में हमने क्या बना दिया? मैग्नीशियम आयन। थोड़ा सा और नीचे देखिए, ये 4 बेंजीन रिंग, ये पायरोल रिंग 1 2 3 4। और पायरोल रिंग में इस जगह पर यहाँ पर अगर हम मेथिल लगा दें, समझ रहे हैं, तो क्या है ये? क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए। अगर हम मेथिल को बिगाड़ के क्या लगा दें? CHO लगा दें तो क्लोरोफिल क्या? तो ये तो है यहाँ पर पायरोल हेड। पायरोल हेड। तो क्लोरोफिल जो है वो पायरोल हेड और फाइटोल टेल से मिलकर बनता है। बीच में मैग्नीशियम आयन होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। अगर यहाँ पर क्या लगा दिया जाए? आयरन लगा दिया जाए। और सेम स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, एक आपने बहुत नाम सुना होगा, साइटोक्रोम। अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें उसकी जगह? बताइए क्या लगा दें? हीमोग्लोबिन आयरन, इसमें मैग्नीशियम। अगर हम यहाँ पर Fe लिख देते हैं, ठीक है ना, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोक्रोम एज वेल एज द हीमोग्लोबिन। तो केवल पिगमेंट में एलिमेंट का अंतर है, वर्णक, ठीक है ना, उसी के आधार पर डिसाइड होता है। तो हम यहाँ पर चूंकि क्लोरोफिल बना रहे हैं इसलिए मैग्नीशियम ही लिखेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। 4 पायरोल रिंग होते हैं और एक क्या होती है? फाइटोल टेल लगी होती है। ग्रुप पर डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड लगाया, कीटोन लगाया है तो एल्डिहाइड लगाया तो क्लोरोफिल ए, और कीटोन लगाया, सॉरी, मेथिल लगाया है तो क्लोरोफिल ए, और अगर एल्डिहाइड लगाया तो क्लोरोफिल बी। ये अब आप सोच रहे हैं कि ये 2 पिगमेंट है ए और बी, क्या डिफरेंस है? देखिए, मेनली क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव। बाकी जो क्लोरोफिल होते हैं, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी, इसके अलावा और भी जो पिगमेंट हैं वो केवल रिएक्शन सेंटर है, प्रतिक्रिया केंद्र हैं, जो प्रतिक्रिया केंद्र पूरी एनर्जी को अंत में या इलेक्ट्रॉन को ले जा करके क्लोरोफिल ए को क्या कर देते हैं? प्रदान कर देते हैं। सहायक वर्णक हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में सबसे जो मेन वर्णक है वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए ही है। क्लोरोफिल के अलावा यहाँ पर 2 तरह के वर्णक और होते हैं। एक को कहते हैं यहाँ पर एक्सेसरी पिगमेंट कह सकते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में जो अतिरिक्त वर्णक हैं, उस अतिरिक्त वर्णक में यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स। इसमें आता है ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ये अतिरिक्त वर्णक है, एक्सेसरी।
ये येलो कलर का होता है और ये क्या होते हैं, ये येलो ऑरेंज होते हैं। कैरोटीन आपको पता है किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल कैरेट में जी येलो ऑरेंज है वो कैरोटीन। तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, दीज आर द रिएक्शन सेंटर। क्या है, ये प्रतिक्रिया केंद्र है, रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिंथेसिस। जेंथोफिल सर येलो होता है, मतलब उसमें नींबू पाया जाता है, लेमन नहीं, ये पाया था एल्गी में, पीले हरे शैवाल जो होते हैं ज़ेंथोफिल। अब आप देखिए, हम यहाँ पर पिगमेंट बता रहे थे प्रकाश संश्लेषण में। पिगमेंट करते क्या है? पिगमेंट वास्तव में यहाँ पर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है? पिगमेंट्स एब्जॉर्ब्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। विशेष प्रकार के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करने का कार्य किसका है? पिगमेंट का है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सनलाइट है, ठीक है ना, सनलाइट से 3 प्रकार के विकिरण निकलते हैं। 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं विकिरण, तो बहुत सारे वेवलेंथ के हिसाब से। एक को कहते हैं यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट, दूसरे को कहते हैं यहाँ पर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, और तीसरे को कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। ये अल्ट्रा वायलेट को हिंदी में कहते हैं यहाँ पर पराबैंगनी। सबने आपने नाम सुना है। ये दृश्य प्रकाश है और ये अवरक्त किरणें। अवरक्त, तो पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणें, 3 तरह का मेनली रेडिएशन है। अब विजिबल लाइट ही यही केवल यूजफुल है, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, केवल यही प्रकाश यूज्ड इन प्रकाश संश्लेषण में पौधे केवल इसका उपयोग कर पाते हैं, किसी का नहीं कर पाते। इसमें जो वेवलेंथ होती है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब्ग्योर सबको पता है, क्योंकि अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाती है? 7600 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में बुक पे लिखा होगा तो 380 लिखा होगा, यहाँ 760 लिखा होगा। कहीं कहीं राउंड फिगर में 400 से 700 कर दिया होगा नैनोमीटर में, तो एंगस्ट्रॉम में 4000 से 8000 लिख दिया होगा समझने की सुविधा के लिए। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक तरंग दैर्घ्य होती है। अब इस तरंग दैर्घ्य में जो रेड है और जो ब्लू है, दीज आर द मोर इफेक्टिव, ठीक है ना। ब्लू वेवलेंथ इफेक्टिव है, रेड इफेक्टिव है, बट नील इन द ग्रीन। ग्रीन में कोई भी प्रकाश संचरण नहीं होता है। अवरक्त किरणें क्या है? रेड से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ मोर देन रेड। अवरक्त बने वेवलेंथ मोर देन रेड। लाल से ज़्यादा जब तरंग दैर्घ्य होगी तो कहेंगे इंफ्रा, माने ज़्यादा। और अल्ट्रा वायलेट माने इसकी वेवलेंथ कैसी है? वेवलेंथ नो लेस देन, इससे कम है वायलेट। अल्ट्रा माने कम, तो वायलेट से कम तरंग दैर्घ्य तो अल्ट्रा वायलेट 3800 से कम, और अगर रेड से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य तो इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। ये हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, जैसे धूप में जाते हैं गर्म हो जाती है बॉडी है, धूप काट सूख जाते हैं, अवरक्त किरणें। ये हमको ये दोनों दिखती नहीं, नॉन विजिबल है। विजिबल केवल इतनी तरंग दैर्घ्य, हमारी जो आइज़ है इसके लिए क्या है? सेंसिटिव है।
हो गया। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और, फोटोसिंथेटिक यूनिट की बात होती है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। तो जो फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट इज द नंबर ऑफ पिगमेंट्स required to release 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए कितने पिगमेंट आवश्यकता है, वर्णक, इन फोटोसिंथेसिस। द यूनिट नेम्ड क्वांटासोम बाई पार्क एंड डिगिंस। एक साइंटिस्ट हुए हैं पार्क एंड डिगिंस, उन्होंने इस यूनिट को क्या नाम दिया, क्वांटासोम नाम दिया, है ना। और 1 क्वांटासोम बराबर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक क्वांटासोम 230 पर्णहरित अणुओं के क्या होता है, बराबर होता है। And 8 quantasome are essential. 8 quantasome is essential to release 1 mole oxygen. हो गया। अब यहाँ पर हम एक्सेसरी पिगमेंट पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स कहते हैं सामान्य रूप से। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये क्या है, स्पेशल पिगमेंट विच एब्जॉर्ब सनलाइट एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल। क्या करते हैं, ये सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल में ट्रांसफर कर देते हैं, मेनली क्लोरोफिल ए में। एंड फैट सॉल्युबल नेचर, फैट सॉल्युबल नेचर क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं कैरोटीनॉइड्स। एक और देखिए इसका लाभ, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, प्रोटेक्ट बचाते हैं। क्यों, अगर बहुत तेज सनलाइट पड़ गई तो पर्णहरित जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो पौधा सूख जाएगा। तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचा देते हैं और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे जितनी भी क्या हो, ब्राइट लाइट हो या हार्मफुल लाइट हो। और जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है, नवजात ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या कर सकती है, क्लोरोफिल को डैमेज कर सकती है। तो उसको किस में कन्वर्ट करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, माने किस फॉर्म में, O को O2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी कैरोटीनॉइड्स क्या है, इसेंशियल होते हैं। एक ही बेनिफिट है कैरोटीनॉइड्स।
अब देखिए जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अभी हमने इससे पहले आपको बताया भी था। कौन कौन सा? एक होता है कैरोटिन और एक होता है ज़ैंथोफिल। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये मेड किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन से मिलकर बनते हैं। और ये केवल किससे बनते हैं? कार्बन हाइड्रोजन से। इसमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं और लिख लीजिए दोनों का। इसका फॉर्मूला है C40H56, C40H56। इसमें क्या है? C40H56 और O2, केवल O2 लग गया है अलग से और कोई डिफरेंस नहीं है कैरोटीन ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आते हैं फिर से। जो बेस्ट फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, जो प्रकाश संश्लेषण की वास्तव में जो क्षमता है, इज मच मोर इन रेड लाइट and medium in blue light but nil in green light। ग्रीन लाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पूरी तरह से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रेड लाइट में काफ़ी तेजी से होती है और ब्लू लाइट में मीडियम होती है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम किसमें है? ब्लू लाइट में है, सॉरी रेड में है, मीडियम है ब्लू में, और ग्रीन में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ग्रीन लाइट को क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। इसीलिए कैसे दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसी रंग का क्या कर देते हैं? वो परावर्तन कर देते हैं, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए ट्रांसमिटेड लाइट में ब्लू ग्रीन दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। और रिफ्लेक्टेड लाइट में कैसे दिखाई पड़ते? रेड दिखाई देते। तो ये जो है ग्रीन लाइट को पूरी तरह से इफेक्ट कर देते हैं। ग्रीन लाइट, इसीलिए ग्रीन में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, केवल रेड और ब्लू वेवलेंथ में प्रकाश इफेक्टिव होता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे इसमें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस के दो चरण हैं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। तो लाइट के एक्शन लेंगे, उसमें दो प्रकाश क्रम है, PS1 और PS2, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर C3 C4 चक्र में आएंगे डार्क रिएक्शन में। फिर कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रकाश को प्रभावित करने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।